मैं हूं आराधना और मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी अंशिता और स्वागत करती हूं मैं आप तमाम दर्शकों का आज के हमारे इस कार्यक्रम में। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार में इस वक्त सियासी उथल पुथल मची हुई है। हर तरफ नीतीश कुमार की चर्चाएं चल रही हैं, चर्चाएं एनडीए की चल रही हैं, तो लालू कुमार यादव भी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। और बिहार की सियासत में कहा यह जा रहा है कि बहुत ही जल्द बहुत कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो इन सब पर हमारी नजरें बनी हुई हैं और लगातार हम इससे जुड़ी सारी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब आज हम बात करेंगे एनडीए को लगने वाले एक और झटके की। जी हां, खबर यह आ रही है कि एनडीए के एक और सहयोगी ने बहुत बड़ी मांग कर दी है बीजेपी हाईकमान से, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि एनडीए में यह टकराव और बढ़ सकता है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की। जीतन राम मांझी ने अभी हाल ही में बयान दिया है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए से 20 सीटों की मांग की है। जी हां, उनके कार्यकर्ताओं का वैसे तो दावा है कि उन्हें 40 सीटों पर चुनाव लड़ना है, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा है कि 20 सीटें चाहिए उन्हें और बाकी इस पर फैसला उनके पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद होगा। तो उनके इस बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि पूरे बिहार में अगर हम देखें तो एनडीए में लगातार अलग अलग सहयोगी दलों के साथ खींचतान का माहौल बना हुआ है। अगर हम देखें एनडीए के सारे सहयोगी दल एक के बाद एक बीजेपी हाईकमान की चिंता बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। जेडीयू से लेकर पशुपति पारस से लेकर अब जीतन राम मांझी का नाम भी इसमें जुड़ चुका है। तो आपको क्या लगता है अंशिता कि ये जो हम के प्रमुख की ये जो मांग है ये एनडीए में कहां तक मुमकिन है 20 सीटें दे पाना बीजेपी के लिए? और आपको क्या लगता है उनकी ये जो, अगर हम देखें अभी चुनाव में बहुत वक्त बाकी है, सीटों के बंटवारे का फैसला तो अभी उसके लिए वाकई में बहुत ज्यादा वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी से अगर जीतन राम मांझी इस तरह की मांग कर रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं? आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, क्योंकि जीतन राम मांझी हो या दूसरे तमाम जितने भी सहयोगी हैं बीजेपी के, वो ये जानते हैं कि बीजेपी से अभी से ही बात करनी पड़ेगी, वरना आखिरी वक्त में तो वो खेल कर देगी। महाराष्ट्र में हम देख चुके हैं किस तरह से आखिरी तक पेच फसाए रखा बीजेपी ने सीट बंटवारे को लेकर। पहले कहा गया फडणवीस तय करेंगे, फिर फडणवीस से तय नहीं हो पाया तो फिर अमित शाह को आखिरकार आना पड़ा और बहुत लंबा समय रहा। इसीलिए जो महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है उसका असर बिहार पे दिखने लगा है और इसीलिए नीतीश कुमार भी परेशान है, इसीलिए जीतन राम मांझी भी परेशान है और तमाम दूसरे सहयोगी भी परेशान है, पशुपति पारस भी परेशान है, क्योंकि बीजेपी पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा है। आराधना, वो बीजेपी समझ चुके हैं सारे सहयोगी कि बीजेपी जो कहती है वो बिल्कुल नहीं करती है, इसीलिए अभी से ही दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर पशुपति पारस की हम पहले बात करें तो पशुपति पारस ने जिस तरह से लालू यादव को बुलाया, नीतीश कुमार को बुलाया, हालांकि नीतीश उसमें नहीं पहुंचे, लेकिन लालू यादव ने पहुंचकर इस बात के संकेत दे दिए कि पशुपति पारस महागठबंधन में आ सकते हैं। आप पशुपति पारस महागठबंधन में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो आगे तय होगा, लेकिन लालू यादव के एक बयान ने बीजेपी को परेशान जरूर कर दिया कि एक सहयोगी उनका जा रहा है। अब उसके अगले ही दिन जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से ये कह देना कि हमें कम से कम 20 सीट्स तो चाहिए। अब जीतन राम मांझी 20 पर अटके हुए हैं और उनके जो विधायक हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं वो 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो इसको कई लोग इस तरह से भी दिखा रहे हैं कि अलग अलग मांग आ रही है, लेकिन ये भी जीतन राम मांझी की पार्टी की एक रणनीति का हिस्सा है कि जीतन राम मांझी इस तरह से बार्गेन करेंगे कि देखिए मेरी पार्टी के लोग तो 40 चाहते हैं, मैं तो फिर भी 20 पर मान रहा हूं, तो ऐसा करके कम से कम 20 तो आ ही जाएंगी। बात 40 से शुरू होगी तो 20 पर आकर तो बात अटकेगी। और जीतन राम मांझी ने यह साफ कर दिया कि 20 से कम पर वो कैसे भी राजी नहीं होंगे, क्योंकि ये बात सभी को समझ में आ चुकी है। जो भी महाराष्ट्र में बीजेपी ने किया उससे एक बात समझ में सबको आ चुकी कि अगर बीजेपी ज्यादा सीट्स पर चुनाव जीत कर आ गई तो वो सारे सहयोगियों को एक तरफ कर देगी, उनकी कोई बात नहीं मानी जाएगी, उनके जो मनपसंदीदा मंत्रालय हैं उन्हें वो नहीं दिए जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में चल ही रहा है और हुआ। तो वही चीज यहाँ पर बिहार में सभी सहयोगियों को परेशान कर रही है और उसकी शुरुआत पहले नीतीश कुमार की नाराजगी से हुई। नीतीश कुमार लगातार दूरी बना रहे हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पर पशुपति पारस आए। हालांकि पशुपति पारस की जो नाराजगी है वो लोकसभा चुनाव से चली आ रही है। लोकसभा चुनाव में जैसे तैसे बीजेपी आलाकमान ने उन्हें मना लिया था, लेकिन अभी पशुपति पारस को भी यही लगता है कि बीजेपी जो कह रही है वो नहीं करेगी और हो सकता है कि आखिरी समय में उनके साथ एक बार फिर धोखा हो जाए। जिस तरह से चिराग को एक बार फिर साधने की कोशिश में बीजेपी आलाकमान लगा, हालांकि क्योंकि पिछले दिनों खबरें ये आई थी कि चिराग जिस तरह से एक के बाद एक बयान दे रहे हैं
बीजेपी आलाकमान के खिलाफ या मोदी सरकार के फैसलों के खिलाफ, उससे हो सकता है कि चिराग पासवान बीजेपी से अलग हो जाएं। और उस बीच में बीजेपी ने पशुपति पारस से नजदीकी बढ़ाना भी शुरू कर दिया था, लेकिन समय के साथ फिर वही हुआ। चिराग और बीजेपी अब फिर से एक राह पर चल पड़े, तो पशुपति पारस को समझ में आ गया कि बीजेपी उनके साथ धोखा कर सकती है, तो बीजेपी की बातों में नहीं आना है। इसलिए पशुपति पारस ने एक अलग रास्ता अपने लिए तैयार कर लिया है। अब बीजेपी के साथ अगर उनकी बात नहीं बनी तो वो महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। इसी तरह जीतन राम मांझी का भी है। आप जानती हैं कि अगर नीतीश कुमार इधर उधर जाएंगे तो जीतन राम मांझी पीछे पीछे जाएंगे, जैसे कि पहले भी गए थे। 2022 की अगर हम बात करें, जब महागठबंधन में शामिल हुए नीतीश कुमार, तो जीतन राम मांझी भी उनके साथ गए थे। हालांकि बाद में जीतन राम मांझी इधर आ गए थे। तो आप इसको ऐसे भी समझिए कि पहले नीतीश गए, फिर जीतन राम मांझी साथ में उधर गए। अब इधर जब लौटने की बारी आई तो जीतन राम मांझी पहले आए, साथ में नीतीश आए, मतलब रहते दोनों एक साथ ही हैं जी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें बता रही हैं कि एक तरह से ये सभी सहयोगी मिलकर, चाहे वो पशुपति पारस हो या वो नीतीश कुमार हो या फिर वो जीतन राम मांझी क्यों ना हो, प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं और बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मांगे थोप रहे हैं। अब बीजेपी किसी एक के भी आगे झुकेगी तो उसे सबके लिए झुकना पड़ेगा। इस तरह की चीजें यहाँ पर बनाई जा रही हैं। और अगर सारे सहयोगी एक साथ बीजेपी पर दबाव बनाएंगे तो बीजेपी भी टेंशन में आएगी, क्योंकि बिहार में अभी उसका इतना आधार नहीं है कि वो अकेले के दम पर चुनाव जीत जाए और सत्ता में आ जाए। उसे सहयोगियों की जरूरत है, ये बात वो भी अच्छे से जानती है। आत्मनिर्भर वाली चीज नहीं है अभी। तो इसलिए अगर सारे सहयोगी एकजुट होकर बीजेपी को कहीं ना कहीं दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और एट द एंड जो समझ में आ रहा है वो यही है कि नीतीश कुमार के जो सीएम नेतृत्व को लेकर चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार इसी वजह से नाराज है कि उस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए बीजेपी को, कहीं ना कहीं सारे सहयोगी एकजुट होकर बीजेपी पर उसी बात के लिए भी दबाव बना रहे हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी का भी पिछले दिनों बयान आया था और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर एनडीए जीतता है तो सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। जी बिल्कुल, मतलब हम अगर देखें तो महाराष्ट्र चुनाव का बिहार की सियासत पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ये सिलसिला शुरू हुआ था नीतीश कुमार की नाराजगी से, लेकिन अब तमाम एनडीए के सहयोगी एक तरह से बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी की टेंशन बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने भी अभी से सीटों के बंटवारे की चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि 20 से कम सीटों में उनकी पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। वहीं पशुपति पारस तो महागठबंधन में जाने का रास्ता बना रहे हैं और ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया उसके बाद तो इन चर्चाओं को और तूल मिल गया है। और वहीं अगर हम बात करें नीतीश कुमार की, तो उनकी नाराजगी पिछले लंबे वक्त से चली आ रही है और कहा यह जा रहा है कि 18 जनवरी के पहले पहले नीतीश कुमार अपना फैसला साफ कर देंगे कि आखिरकार उन्हें बीजेपी का साथ मंजूर है या नहीं, क्या वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे या वो महागठबंधन में आ जाएंगे। इन सब से तस्वीर 18 जनवरी तक साफ हो जाएगी। इस बीच देखा यह भी जा रहा है कि चिराग पासवान की एक तरह से बीजेपी के इशारों पर जेडीयू के साथ बड़ा खेल करने की जुगत में है। और चिराग पासवान की पार्टी में अभी अभी दो नेता शामिल हुए हैं, खान ब्रदर्स के नाम से जाने वाले अयूब खान और रईस खान, ये दोनों जो कि जेडीयू के करीबी माने जाते हैं अंशिता। और अभी आज ये खबर आती है कि इन्होंने चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर में उनकी सदस्यता ले ली है। तो जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के इशारे पर चिराग पासवान वाकई में नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल ले रहे हैं या उनके साथ खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे लगातार वो दूरियां बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगी? आराधना, इस पर अब कोई सवाल तो बचता ही नहीं है। बात यह है कि बिल्कुल एक के बाद एक अगर लगातार चीजें ऐसी हो रही हैं जिसमें नीतीश कुमार के खिलाफ ही चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं या उनके एक्शन से ये इशारा कर रहे हैं कि वो नीतीश से दूरी बना रहे हैं, नीतीश को कमजोर कर रहे हैं, नीतीश को झटका दे रहे हैं, तो ये साफ हो गया है अब कि कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर ही मोदी के हनुमान ये काम कर रहे हैं। वो अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं और इस चीज को वो लगातार साबित भी करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार से पहले उनकी बैठक से दूरी बनाना चिराग पासवान का, उसके बाद फिर बीपीएससी वाले मुद्दे पर नीतीश सरकार पर ही सवाल उठाना, उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें उनको अपने कार्यक्रम में बुलाकर न्योता देकर दही चूड़ा भोज में और फिर उस कार्यक्रम में ना पहुंचना, यानी नीतीश कुमार से ना मिलना। राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो, पहले से चिराग पासवान को पहुंचना चाहिए था वहां पर, क्योंकि उन्हें पता रहा होगा कि नीतीश कुमार कब पहुंचने वाले हैं, बावजूद इसके वो नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब है कि उन्होंने जानबूझकर इस कार्यक्रम से दूरी बनाई ताकि वो नीतीश से ना मिले। और अब ये चौथी चीज आ जाती है, तो ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि एक के बाद एक लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं कि साफ पता चल रहा है कि चिराग पासवान या तो अपना बदला ले रहे हैं,
अपनी पर्सनल जो उनकी नाराजगी रहती है नीतीश कुमार के साथ, वो कभी भी नीतीश कुमार के साथ सहज नहीं रहे हैं। वो तो बीजेपी आलाकमान की वजह से उनको साथ में रहना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें शायद ऐसा भी है इसके पीछे कि बीजेपी ने अब उन्हें फ्री हैंड कर दिया है और उन्हें कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी और चिराग पासवान के बीच कोई बातचीत हुई है, कोई डील हुई है। अब वो क्या है इस पर अभी चर्चाएं चल रही हैं, खुलकर ये बात नहीं आ रही है कि ऐसा कौन सी बात कह दी गई है चिराग को कि वो अब नीतीश कुमार से या तो दूरी बना रहे हैं या नीतीश कुमार को ही कमजोर करने में लग गए। हो सकता है कि नीतीश कुमार को जो डर है कि उनके लोग कहीं बीजेपी के साथ हाथ ना मिला ले, तो हो सकता है कि बीजेपी ने पीछे के रास्ते से एंट्री करने की और उसके लिए चिराग पासवान का सहारा बीजेपी कर रही है कि जेडीयू के जो नेता हैं वो टूटकर चिराग पासवान के साथ आ जाएंगे और ऐसे जेडीयू कमजोर हो जाएगी। यानी बीजेपी ने प्लान बी के तौर पर चिराग पासवान को मैदान में उतार दिया है और चिराग पासवान अपने काम पर लग गए हैं। यानी एक तरह से अगर हम देखें तो नीतीश कुमार को मनाने में अभी तक बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई है, तो अब उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। संजय राउत ने भी ये दावा किया था कि जेडीयू के 10 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन अब उसका एक ट्रेलर एक तरह से हम कह सकते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी में ये जो नीतीश कुमार के करीबी नेता शामिल हुए हैं, जो लगातार जेडीयू के नेताओं के साथ घूमते दिखाई दे। कई तस्वीरें सामने आई हैं दोनों खान ब्रदर्स की जेडीयू के दिग्गज नेताओं के साथ। तो ऐसे में अब अगर वो अचानक से चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ये बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करता है कि इसके पीछे क्या वाकई में कोई साजिश है, किसी रणनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है, क्या नीतीश कुमार को साधने के लिए बीजेपी ने ये पैंतरा अपनाया है। अब ये सब तस्वीरें आने वाले वक्त में धीरे धीरे साफ हो जाएंगी, लेकिन अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव का रुख भी बदलता दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार को लेकर। लगातार जो आरजेडी साफ कह चुकी है कि नीतीश कुमार के लिए उनके दरवाजे खुले हुए हैं, नीतीश कुमार कभी भी महागठबंधन में आ सकते हैं। अभी दही चूड़ा भोज के दौरान भी जिस हिसाब से आरजेडी नेताओं की तरफ से बयान सामने आए, मीसा भारती का बयान आया, उसके बाद इन अटकलों को और हवा मिल गई कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। और अब तेजस्वी यादव ने एक और बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर डीके टैक्स को लेकर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, संवाद यात्रा में निकले हैं और ऐसे में जब वो जाकर जमीनी स्तर पर अपने नेताओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो इस दौरान वो तरह तरह के बयान भी दे रहे हैं। और हम लगातार ये देखते आए हैं कि तेजस्वी यादव के बयान कभी नरम तो कभी गरम, उनका रुख कभी नरम तो कभी गरम दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार को लेकर। तो अब जो उनका बयान सामने आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि डीके बॉस जो है वो हकीकत में काम कर रहा है और नीतीश कुमार तो सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा है। तो उनका ये जो बयान है, इससे पहले भी उन्होंने डीके टैक्स को लेकर आरोप लगाए थे कि जबरन वसूली की जा रही है डीके टैक्स के नाम पर, और कहा यह जा रहा है कि उनका ये बयान किसी विशेष अधिकारी की ओर इशारा है। और इस पर ज्यादा खुलासा करने के लिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि आगे वो इस पर बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जिसका इंतजार सबको है। लेकिन अभी जो उनका ये बयान है कि नीतीश कुमार तो केवल एक मुखौटा है, ये बहुत ही बड़ा बयान माना जा रहा है। वो भी अगर हम बिहार के फिलहाल के घटनाक्रम को देखें तो ऐसे माहौल में उनका ये बयान बड़े सियासी मायनों की तरफ इशारा करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे अंशिता? बिल्कुल मतलब ये जिस तरह की चीजें यहाँ पर चल रही हैं, तेजस्वी यादव लगातार एक तरफ निशाना साधते हैं सरकार पर, वहीं दूसरी तरफ वो अगले ही पल कहीं ना कहीं ये इशारा कर देते हैं कि नीतीश कुमार इस सब के लिए जिम्मेदार नहीं है। नीतीश कुमार का तो सिर्फ चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी क्योंकि वो सीएम है वो सिर्फ इसलिए फंस रहे हैं। असल में काम तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, क्योंकि 2 डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, तो ये लोग काम कर रहे हैं। वहीं जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं बीजेपी के आलाकमान, वो फैसले ले रहे हैं। नीतीश कुमार तो सिर्फ कठपुतली हैं और उनके हाथ में कोई भी पावर नहीं है। और एक बार फिर नीतीश कुमार को लेकर जो तेजस्वी यादव है ना, उन्होंने अपना बयान दोहरा दिया है और इससे ये साफ हो जाता है कि अभी भी जो चर्चाएं चल रही हैं कि लालू और नीतीश के बीच कुछ पक रहा है, वो चर्चाएं अभी उन पर विराम नहीं लगा है। क्योंकि चर्चाएं लगातार चल रही थी कि पशुपति पारस ने जो कार्यक्रम किया है उसमें क्या नीतीश पहुंचेंगे तो लालू से उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, मुलाकात होगी तो क्या बातचीत होगी, ये तमाम सवाल चल रहे थे और ये माना जा रहा था कि अगर नीतीश पहुंचेंगे तो कुछ बड़ा हो जाएगा। लेकिन नीतीश उसमें नहीं पहुंचे। उसके पीछे की कई अनगिनत वजहें निकल कर आ रही है, जिसमें से सबसे बड़ी वजह ये कि नीतीश कुमार अभी एकदम से कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहते हैं जिससे उनको नुकसान हो जाए, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि बीजेपी
दरवाजे के पीछे से अपने काम पर लग गई है, वो समझ अभी अगर हालिया घटनाक्रम की ही बात करें, अभी अभी हमने चर्चा की है चिराग पासवान की पार्टी में ये जो 2 खान ब्रदर्स शामिल हुए हैं, ये भी कहीं ना कहीं उस घटनाक्रम की तरफ ही इशारा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरफ से। और इस चीज को आप ये समझिए कि नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि बीजेपी कोई खेल कर रही है, और ये तो बस एक नमूना है एक तरह से देखें तो इसी वजह से नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम से जानकर दूरी बनाई और बीजेपी को अभी भी ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम कहीं नहीं जा रहे। लेकिन तेजस्वी यादव का जो नरम रवैया है या रुख है या मीसा भारती का बयान आना, ये सब एक तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ बात हो चुकी है नीतीश और लालू के बीच, और वो जल्द ही बस ऐलान होना बाकी रह गया है। फैसला तो लगभग हो चुका है, कुछ चीजों पर बात फंसी हुई है और वो जल्दी ही साफ हो जाएगा, और इसीलिए अब 18 तारीख का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 18 जनवरी बेहद महत्वपूर्ण तारीख है। अब इसे आप ऐसे समझिए कि 15 जनवरी की बात चल रही थी, 15 जनवरी के बाद अब 18 की बात हो रही है। 15 जनवरी को लेकर भी ये दावे किए जा रहे थे कि बीजेपी को उस दिन बड़ा झटका लगेगा, और लगा। जैसे ही पशुपति पारस के यहाँ लालू यादव पहुंचते हैं और लालू यादव बाहर निकलते वक्त सिर्फ इशारों में ये कह देते हैं कि हाँ आ सकते हैं या आएंगे, तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि पशुपति पारस ने अपना मन बना लिया है। अगर बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी तो वो छोड़ के चले जाएंगे। तो जो 15 तारीख को लेकर जो झटके की बात कही जा रही थी, वो झटका बीजेपी को लगा। अब बीजेपी टेंशन में कि 18 तारीख को लेकर भी इसी तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं। वहीं मीसा भारती ने भी साफ कर दिया कि खरमास के बाद कोई बड़ा एक्शन लेंगे या खरमास के बाद कोई फैसला हो सकता है। तो अगर खरमास शब्द का इस्तेमाल मीसा भारती ने किया है तो इसका कोई ना कोई वजह तो रही होगी। और अगर हम देखें तो पिछले साल भी खिचड़ी के बाद ही ऐसा ही कुछ घटनाक्रम सामने आया था। नीतीश कुमार ने तब पाला बदला था और वो इसी वक्त की बात थी। तो कहा यह जा सकता है कि इतिहास दोहरा सकता है बिहार में। बिल्कुल, लगातार ये देखा गया है कि नीतीश कुमार खरमास के बाद कोई फैसले लेते रहे हैं, तो इसलिए ही ये माना जा रहा था कि खरमास के बाद कोई एक्शन लेंगे, और वही चीज यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। आप देख सकते हैं कि 15 तारीख को नीतीश वहां नहीं पहुंचे, लेकिन पशुपति पारस को लेकर चीजें कहीं हद तक क्लियर हो गई, और अब 18 तारीख का इंतजार है। 18 तारीख को आप जानते हैं राहुल गांधी भी वहां पहुंच रहे हैं। अचानक से राहुल गांधी नहीं पहुंच रहे हैं, आप जानते हैं, क्योंकि वो उनकी खबर जो चल रही थी वो फरवरी में आने की चल रही थी। अब इधर 1 तारीख को लालू यादव ने न्योता दिया इनको यहाँ महागठबंधन में शामिल होने का नीतीश कुमार को। उसके बाद फिर नीतीश कुमार की तरफ से हालांकि बीच बीच में खारिज भी किया गया है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, ये कहा गया है, लेकिन उसके बाद पशुपति पारस 15 तारीख का एक कार्यक्रम करते हैं, और फिर 18 तारीख को लालू यादव अपनी एक बैठक बुला लेते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उनकी बुला लेते हैं, और उधर राहुल गांधी पटना के लिए अपना दौरा पहले का कर लेते हैं। मतलब जो फरवरी में आने वाले थे अब वो 1 महीने पहले आ रहे हैं। तो ये महज इत्तेफाक या संयोग तो नहीं हो सकता। जरूर लालू यादव, राहुल गांधी और महागठबंधन पूरा एकजुट जो है वो उनके बीच कोई बातचीत हुई है, और उसी के तहत 18 तारीख की जो तारीख है उसे बहुत सूझबूझ के साथ एक रणनीति के तहत डिसाइड किया गया, और उस दिन कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। जी बिल्कुल, यानी 18 तारीख का इंतजार सबको है। 18 तारीख को ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की सियासत में कुछ बड़ा बदलाव हो सकता है। और वहीं अगर हम बात करें तो जैसे जैसे 18 तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिखाई भी दे रही है। फिर चाहे वो